कुछ ऑफेंस यानी कि अपराध होते हैं जिसमें पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं। कुछ होते हैं जिसमें अरेस्ट करने के लिए वारंट चाहिए ही चाहिए। कुछ इस तरह के अपराध होते हैं जिसमें कोर्ट से बाहर समझौता हो सकता है और कुछ में कोर्ट से बाहर समझौता नहीं हो सकता। आज हम डिफरेंट तरह के ऑफेंसेस यानी कि अलग अलग तरह के अपराधों के बारे में डिस्कस करेंगे अंडर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस। टोटल अगर हम बात करें तो 6 टाइप ऑफ ऑफेंसेस सीआरपीसी यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में दिए हुए हैं। इसके अकॉर्डिंग कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, बेलेबल, नॉन बेलेबल ऑफेंस, कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस को हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। वेलकम एंड वेलकम बैक यू ऑल टू लॉ विद फ्लो। लेट्स प्रोसीड विद अवर टॉपिक। सबसे पहले तरह का हमारा ऑफेंस है कॉग्निजेबल ऑफेंस। सिंपल टर्म में अगर हम बोलें तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी कि संज्ञेय अपराध इस तरह के ऑफेंस होते हैं जिसमें पुलिस ऑफिसर को पावर होती है कि वो बिना मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के, बिना वारंट के किसी भी एक्यूज को अरेस्ट कर सकता है। सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिलने के ऊपर भी अरेस्ट कर सकता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, सेक्शन नंबर 2C ऑफ सीआरपीसी में दी हुई है। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कॉग्निजेबल ऑफेंस संज्ञेय अपराध उस तरह के अपराध होते हैं जिसमें पुलिस ऑफिसर बिना अरेस्ट वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं और कंसर्न मजिस्ट्रेट की परमिशन के बिना भी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकते हैं। इसका मतलब ये बहुत सीरियस टाइप के ऑफेंस होते हैं। अब हमें कैसे पता लगेगा कोई भी ऑफेंस कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नहीं है? इसके लिए हमें किसी भी तरह की कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सीआरपीसी के शेड्यूल 1 के कॉलम 4 में साफ साफ लिखा हुआ है कि किस तरह का ऑफेंस कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा और कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है। अगर हम कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात करें तो आपको पता है सेक्शन नंबर 154 ऑफ सीआरपीसी में कॉग्निजेबल ऑफेंस की इन्फॉर्मेशन देने के लिए जब भी हम पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट लॉन्च कराते हैं तो उस रिपोर्ट को बोलते हैं एफआईआर यानी कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। तो एफआईआर जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड है वो सिर्फ और सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंस जब होगा यानी कि जब भी संज्ञेय अपराध होगा तभी एफआईआर रजिस्टर हो सकती है। अदरवाइज नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर रजिस्टर नहीं होती। सेकेंड टाइप का हमारा ऑफेंस है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। नाम से ही पता लग रहा है ये वो ऑफेंस होते हैं जिसमें पुलिस के पास ये पावर नहीं होती कि वो बिना अरेस्ट वारंट के किसी भी पर्सन को अरेस्ट करे और पुलिस के पास बिना कोर्ट के ऑर्डर्स के इन्वेस्टिगेशन करने की पावर भी नहीं होती। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की डेफिनेशन सेक्शन नंबर 2L ऑफ सीआरपीसी में दी हुई है। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जिसमें पुलिस ऑफिसर को बिना अरेस्ट वारंट के किसी को अरेस्ट करने की परमिशन नहीं होती। और आपको पता है शेड्यूल 1 के कॉलम 4 में जो सीआरपीसी का शेड्यूल 1 यानी कि अनुच्छेद 1 के कॉलम 4 में ये एक्सप्रेसली मेंशन है कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल होगा और कौन सा ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल होगा। और इसमें इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस को कोर्ट के ऑर्डर्स लेने पड़ते हैं। और जैसे कॉग्निजेबल ऑफेंस पे अंडर सेक्शन 154 एफआईआर यानी कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट रजिस्टर की जाती है, तो जैसे ही हम नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की इन्फॉर्मेशन पुलिस को देते हैं तो पुलिस लॉन्च करती है इसमें एनसीआर यानी कि नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, जिसके प्रोविज़न अंडर सेक्शन 155 में मेंशन है। और ये जो ऑफेंस होते हैं ये बहुत सीरियस नेचर के नहीं होते। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है चीटिंग अंडर सेक्शन 420 ऑफ आईपीसी। उसके बाद हम बात करेंगे बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस की। तो थर्ड टाइप का हमारा ऑफेंस है बेलेबल ऑफेंस, जिसके नाम से ही पता लग रहा है इस तरह का ऑफेंस जिसमें बेल पर्सन का राइट हो यानी कि जो भी अरेस्टेड पर्सन है उसका राइट है कि वो बेल के लिए अप्लाई करे कोर्ट में, और कोर्ट को जब वो प्रोविज़न के अकॉर्डिंग बेल के लिए अप्लाई करेगा वो बेल देनी ही पड़ेगी। इसमें कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर मैटर नहीं करती। ऑफेंस में कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, बल्कि ये मैंडेटरी है कि वो बेल जैसे ही अप्लाई करेगा एक्यूज उसको बेल ग्रांट की जाएगी, अरेस्टेड पर्सन को बेल ग्रांट की ही जाएगी। आपको बताएं अंडर सेक्शन 436 ऑफ सीआरपीसी में बेलेबल ऑफेंस के प्रोविज़न मेंशन है कि किस तरह से बेलेबल ऑफेंस में बेल ग्रांट की जाएगी, तो उसके प्रोविज़न 436 में मेंशन है। फिर हमारा नेक्स्ट टाइप का ऑफेंस है नॉन बेलेबल ऑफेंस, मतलब बेलेबल ऑफेंस का बिल्कुल अपोजिट। इसमें जो बेल है वो एक्यूज का राइट नहीं है कि उसको बेल मिल जाए अगर वो अप्लाई करे कोर्ट में, बल्कि बेल जो है वो कोर्ट के डिस्क्रिशन पे डिपेंड करेगी। केस टू केस ये डिफ़र कर सकता है। जो नॉन बेलेबल ऑफेंस की डेफिनेशन है वो भी सेक्शन नंबर 2A ऑफ सीआरपीसी में मेंशन है। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नॉन बेलेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जो बेलेबल ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आते।
इस तरह के ऑफेंस में जो बेल है वो एक्यूज का राइट नहीं है, बल्कि कोर्ट के डिस्क्रिप्शन के ऊपर डिपेंड करता है बेल ग्रांट करनी है या नहीं करनी है, और हर केस के फैक्ट के अकॉर्डिंग ये कोर्ट का डिसीजन डिफरेंट हो सकता है। अंडर सेक्शन 437 ऑफ CRPC में वो प्रोविज़न मेंशन है किस कंडीशन में नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी एक्यूज को बेल ग्रांट की जा सकती है। और हमें अगर पता करना हो कि कोई भी ऑफेंस नॉन बेलेबल कैटेगरी में है या नहीं है, इसके लिए हमें फर्स्ट शेड्यूल के कॉलम 5 को रेफर करना पड़ेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम बात करें CRPC के फर्स्ट शेड्यूल की, तो फर्स्ट शेड्यूल में क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस दिया हुआ है। इसके अकॉर्डिंग इसमें आपके पूरे 6 कॉलम हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। फर्स्ट कॉलम में सेक्शन मेंशन है ऑफेंस का, सेकंड कॉलम में ऑफेंस मेंशन है, थर्ड कॉलम में उस ऑफेंस का पनिशमेंट मेंशन है, और फोर्थ कॉलम में ये मेंशन है कोई भी ऑफेंस कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है। फिफ्थ कॉलम में ये मेंशन है कि कोई भी ऑफेंस बेलेबल कैटेगरी का है या नॉन बेलेबल कैटेगरी का है, और सिक्स कॉलम में ये मेंशन है किस ऑफेंस को कौन सा कोर्ट ट्राई करेगा, यानी कि कौन सा कोर्ट कॉम्पिटेंट है किसी भी ऑफेंस को ट्राई करने के लिए। तो हमें शेड्यूल से पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है CRPC के फर्स्ट शेड्यूल से। नेक्स्ट टाइप का हमारा ऑफेंस है कंपाउंडेबल ऑफेंस, जिसको बोलते हैं शमनीय अपराध, जिसकी डेफिनेशन सेक्शन नंबर 320 CRPC में दी हुई है। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कोई भी ऐसा ऑफेंस जिसमें पार्टीज कोर्ट से बाहर समझौता कर सकती हैं उसको बोलते हैं कंपाउंडेबल ऑफेंस। और ऑफेंस कंपाउंड कौन कर सकता है ये भी सेक्शन नंबर 320 में मेंशन है। कुछ ऐसे ऑफेंस हैं जिसको पार्टीज आपस में ही कंपाउंड कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर सेक्शन 379 ऑफ IPC के अंडर थेफ्ट का ऑफेंस हुआ है, तो उस कंडीशन में जिस पर्सन की प्रॉपर्टी का थेफ्ट हुआ है वो पर्सन एक्यूज के साथ उस ऑफेंस को कंपाउंड कर सकता है, यानी कि कोर्ट से बाहर उसमें समझौता कर सकता है। कुछ ऐसे ऑफेंस होते हैं जिसको कंपाउंड करने के लिए पार्टीज़ को कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी वीमेन का मिसकैरेज हुआ है अंडर सेक्शन 312 ऑफ IPC इंडियन पेनल कोड, तो उस कंडीशन में वो वीमेन उस ऑफेंस को, मिसकैरेज के ऑफेंस को कंपाउंड कर सकती है, बट उसके लिए उसको कोर्ट की परमिशन लेना मैंडेटरी होगा। अगर कोई भी ऑफेंस है कंपाउंडेबल नेचर का, तो उसका जो अबेटमेंट है वो भी कंपाउंडेबल नेचर का होगा। फॉर एग्जांपल, अगर किसी वीमेन का मिसकैरेज कराया गया है, तो उस कंडीशन में जिस डॉक्टर ने मिसकैरेज किया है वो तो लायबल होगा, बट जिस पर्सन ने उस डॉक्टर को एंगेज किया है उस वीमेन का मिसकैरेज करने के लिए, वो पर्सन भी एज अ एबेटर लायबल होगा। तो अगर डॉक्टर ने जो मिसकैरेज का ऑफेंस किया था इस वीमेन के अगेंस्ट, और इस वीमेन ने अगर कोर्ट की परमिशन लेके इस ऑफेंस को कंपाउंड कर दिया, तो उस कंडीशन में जो इसका एबेटर है, यानी कि P पर्सन लायबल है जिसने उस डॉक्टर को एंगेज किया था मिसकैरेज कराने के लिए, तो एज ए एबेटर P लायबल है, तो इस एबेटमेंट को भी ये वीमेन कोर्ट की परमिशन से कंपाउंड कर सकती है। तो अगर कोई भी ऑफेंस कंपाउंडेबल नेचर का है तो उसका एबेटमेंट भी कंपाउंडेबल नेचर का होता है। और अगर ऐसी कंडीशन है जो पर्सन कॉम्पिटेंट है कंपाउंड करने के ऑफेंस को, उसकी एज 18 ईयर्स से कम है, या फिर वो इडियट है, ल्यूनेटिक है, तो उस कंडीशन में जो पर्सन उस माइनर पर्सन के बिहाफ पे कॉन्टैक्ट कर सकता है, वो पर्सन कोर्ट की परमिशन लेके उस ऑफेंस को कंपाउंड कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पर्सन की प्रॉपर्टी का थेफ्ट हुआ है और जो प्रॉपर्टी का ओनर है वो 18 ईयर्स से कम एज का है, तो उस कंडीशन में उसके पेरेंट्स उस 18 ईयर्स से कम एज के चाइल्ड के बिहाफ पे उस ऑफेंस को कोर्ट की परमिशन लेके कंपाउंड कर सकते हैं। और अगर कंडीशन ऐसी है जो पर्सन कंपाउंड कर सकता था ऑफेंस को, उस पर्सन की डेथ हो गई, तो उस कंडीशन में उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट की परमिशन लेके उस ऑफेंस को कंपाउंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी वीमेन का मिसकैरेज कराया गया है और वो उस ऑफेंस को कंपाउंड कर सकती है अंडर सेक्शन 312 ऑफ IPC, पर किसी वजह से उस वीमेन की डेथ हो जाती है, तो उस कंडीशन में जो उस वीमेन के लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो कोर्ट की परमिशन से मिसकैरेज के ऑफेंस को कंपाउंड कर सकते हैं। और अगर कोई केस ऐसा है जिसमें ट्रायल कोर्ट ने पर्सन को कन्विक्ट कर दिया है और जो कन्विक्शन के अगेंस्ट अपील उसकी अपीलेट कोर्ट में पेंडिंग है, तो उस कंडीशन में उस ऑफेंस को कंपाउंड करने के लिए अपीलेट कोर्ट जिसमें वो अपील पेंडिंग है उसकी परमिशन के बिना वो ऑफेंस कंपाउंड नहीं हो सकता। ऐसी कंडीशन है जिसमें आप ऑफेंस को कंपाउंड नहीं कर सकते, हालांकि ऑफेंस 320 ऑफ CRPC के टेबल के अंडर कंपाउंडेबल नेचर का है, पर उस कंडीशन में भी आप उस ऑफेंस को कंपाउंड नहीं कर सकते।
फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी ऐसा ऑफेंस है जिसमें पर्सन प्रीवियसली कन्विक्ट हो चुका है और एक्यूज प्रीवियस कन्विक्शन की वजह से नेक्स्ट टाइम जब कन्विक्शन उसका हो रहा है डिफरेंट टाइप के पनिशमेंट के लिए लाइबल है, एंटाइटल है, तो उस कंडीशन में उस ऑफेंस को कंपाउंड नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन 354D ऑफ IPC यानी कि स्टॉकिंग के ऑफेंस के लिए एक बार कन्विक्ट हो चुका है और दूसरी बार भी उसके ऊपर स्टॉकिंग के ऑफेंस के चार्ज लगे हैं, तो उस कंडीशन में अगर वो दूसरी बार कन्विक्ट होगा तो उसको एनहेंस पनिशमेंट मिलेगा। अगर एक बार कोई पर्सन स्टॉकिंग के पनिशमेंट हो चुका है तो उस कंडीशन में उसको मैक्सिमम 3 इयर्स तक का पनिशमेंट ग्रांट किया जाता है। पर अगर दूसरी बार वो स्टॉकिंग के ऑफेंस के लिए ही कन्विक्ट प्रूव हो तो उस कंडीशन में उसको 5 इयर्स तक का पनिशमेंट ग्रांट किया जा सकता है। तो इस तरह के ऑफेंस में अगर वो दोबारा कन्विक्ट हो रहा है और उसको उस वजह से कोई डिफरेंट टाइप का या एनहेंस पनिशमेंट मिलना चाहिए तो उस कंडीशन में उस ऑफेंस को कंपाउंड नहीं कर सकते। और जब भी किसी ऑफेंस में कंपाउंडिंग होती है यानी कि कोर्ट के बाहर समझौता होता है तो उसका इफेक्ट होता है एक्विटल, यानी कि जैसे कि पर्सन को कोर्ट ने बरी कर दिया हो और सारा केस क्लोज हो जाता है और उस पर्सन को एज अ एक्विट पर्सन यानी कि जैसे कि कोर्ट ने उसको बरी कर दिया और इस तरह से ट्रीट किया जाता है। भी ऑफेंस को कौन पर्सन कंपाउंड कर सकता है उसके लिए हमें सेक्शन नंबर 320 की टेबल के 3rd कॉलम को देखना होगा। फॉर एग्जांपल, अगर ट्रिपल तलाक का केस है तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ जो मुस्लिम वीमेन है जिसको ट्रिपल तलाक ग्रांट किया गया है वही उस ऑफेंस को कंपाउंड कर सकती है। उसके बिहाफ पे कोई और पर्सन भी उस ऑफेंस को कंपाउंड नहीं कर सकता। दूसरे होते हैं हमारे नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जो बहुत सीरियस नेचर के होते हैं और इसलिए उसमें कोर्ट से बाहर समझौता नहीं किया जा सकता। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस की अगर हम बात करें तो सेक्शन नंबर 320 ऑफ CRPC के अंडर जो ऑफेंस मेंशन नहीं है वही सारे ऑफेंस नॉन कंपाउंडेबल नेचर के हैं। ये ऑफेंस बहुत सीरियस नेचर के होते हैं और इस ऑफेंस की सीरियसनेस की वजह से इस ऑफेंस को माना जाता है अगेंस्ट द होल सोसाइटी, यानी कि ये क्राइम पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट है। इसलिए दो पार्टीज मिलके इसको आपस में कंप्रोमाइज़ इसमें नहीं कर सकती। और इसका एग्जांपल है डकैती का ऑफेंस, मर्डर का ऑफेंस, रेप का ऑफेंस। और अगर हमें पता करना हो कोई भी ऑफेंस कंपाउंडेबल नेचर का है या नहीं है उसके लिए हमें सेक्शन नंबर 320 के टेबल को रेफ़र करना होगा। आप यहाँ देख सकते हैं सेक्शन नंबर 320 के टेबल के अकॉर्डिंग जो कॉलम फर्स्ट है उसमें ऑफेंस मेंशन है, कॉलम सेकंड में ऑफेंस में IPC के किस सेक्शन के अंडर वो ऑफेंस है उसका सेक्शन मेंशन है और कॉलम थर्ड में ये मेंशन है किसी भी ऑफेंस को कौन पर्सन कंपाउंड कर सकता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ आप देख सकते हैं वॉलेंट्री कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट ऑन प्रोवोकेशन, ये जो ऑफेंस है सेक्शन नंबर 334 ऑफ IPC के अकॉर्डिंग इसको कौन कंप्रोमाइज़ कर सकता है? सिर्फ वो कंपाउंड कर सकता है जब वो पर्सन जिसको हर्ट कोज किया गया है। तो इस तरह से इस पूरे टेबल के अकॉर्डिंग हमें पता लग जाएगा कौन से ऑफेंस को कौन कंपाउंड कर सकता है। एंड इसके साथ आई होप आज के वीडियो लेक्चर से आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस से रिलेटेड डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। सो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। स्टे ट्यून टू लॉ विद फ्लो फॉर मोर सच लीगल अपडेट्स और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।